फिर वो भी रिपेयर किया अपन ने। फिर उसको फर्दर पीछे ट्रेस किया, तो फिर गॉल ब्लैडर वाला हिस्सा चेक किया अपन ने, लिवर पूरा चेक किया। गॉल ब्लैडर में भी छेद था आगे पीछे दोनों तरफ और बुरी तरह डैमेज था गॉल ब्लैडर, तो उसको हटाया। फिर लिवर के नीचे जो डैमेज था जहाँ से खून बह रहा था उसको चेक करके वहाँ पे हमें ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप करनी पड़ती है, स्पेशल कॉटरीज यूज़ होती है, उससे स्टॉप करना पड़ता है। कुछ चीज़ें लगाते हैं कि ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जाए बच्चे। फिर वो थोड़ी देर रुक कर देखना पड़ता है, पूरा चेक करा पूरा अच्छी तरह से। इस तरह से उसको पूरा अपन को 100% होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बच्चा दूसरा चांस नहीं देगा अपन को। तो वो सब चीज़ें रिपेयर करके जो रिक्वायर्ड था सब करके फिर आईसीयू में शिफ्ट किया बच्चे को। अभी स्टेबल है बच्चा। ये फायर कैसे होना बताया परिजनों? दादा काफ़ी एजड हैं, तो कुत्तों की साउंड से गुस्सा हो रहे थे, तो वो एयरगन लेकर के आए, उन्होंने कुत्तों पे फायर किया और वो रिवर्ट होकर के गोली बच्चे को लग गई। मतलब किसी पत्थर से टकरा के रिवर्ट होके आई और बच्चे को लग गई। एक्सीडेंटल था। क्या एज है मैम बच्ची की? बच्ची की 4.5-5 साल, 5 साल करीब का बच्चा। कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस पूरे ऑपरेशन में? काफ़ी इसमें हम लोग को, बिकॉज एक तो इमीडिएट हम लोगों को डिसीजंस लेने पड़े कि जैसे बच्चा आया अभी लो है, सीरियस है। फिर ये मेजर रिस्क ये होता है कि आप बिना प्रॉपर जानकारी के अंदर क्या क्या डैमेज है अंदर जाओ। तो ये एक तरह का पूरा ये ऐसे शेर की मान में जाने जैसा है कि जो होगा वो अंदर से डील करना पड़ेगा, तो मगर उसके अलावा रास्ता नहीं था, तो वो एक स्ट्रगल था। दूसरा प्रॉब्लम आया इसकी गोली को लोकेट करने में, क्योंकि आराम से पेट में दिखी नहीं वो खुलते ही, जैसे पेट में लगी और ऐसे दिख जाती तो निकाल ली अपन ने, ऐसा नहीं था। वो इतने अंदरूनी अंग के अंदर थी कि उसको ढूंढने के लिए हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। पूरा हमारी एनेस्थीसिया टीम उसमें साथ भी ज़्यादा था, उसमें ट्रेस करना थोड़ा इतना आसान नहीं होता। पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करने में कितना समय, कितने घंटों का समय? करीब करीब 3 से 4 घंटा लगा हमें। हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नए नए नित्य आयाम किए जा रहे हैं, और यहाँ जो जिस सर्जरी की हम बात करने जा रहे हैं, ये सर्जरी अजमेर में ही सबसे ज़्यादा की जाती है मेडिकल कॉलेज में देखे जाए तो। एक एम्स जोधपुर है जहाँ पर थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ होती हैं, और एक अपने अजमेर राजस्थान में ज़्यादातर सर्जरी रेगुलरली बेसिस पे किया जाता है। इसके लिए हमारे सर्जिकल विभाग, जिसके विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार बुनकर है और उनकी टीम है। टीम में डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, जो काफ़ी लेप्रोस्कोपी सर्जरियाँ करते आए हैं। थोरेको लेप्रोस्कोपी कोविड काल से ही उन्होंने चालू की और अभी काफ़ी सारी मरीजों को कर दी गई है। उसके चलते इन्होंने बहुत मरीजों को बचाया है, सक्षम और सफल सर्जरियाँ की है, जिसका परिणाम है कि सारे मरीज स्वस्थ होकर आज शहर में और गांव में घूम रहे हैं। आज जो हम 3 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको कि रिसेंटली इन्होंने ऑपरेट किया है। एक तो आहार नली में कैंसर था, उसको ऑपरेट किया। एक फेफड़े में मवाद भर दिया गया और जो पेशेंट दर दर भटक रहा था, जयपुर गया, बहुत दिन भर्ती भी रहा। फिर आने के बाद सिटी सर्जन से कॉन्टेक्ट किया, टीबी चेस्ट वालों से संपर्क किया, फिर भी उसका इलाज संभव नहीं हुआ। फिर बाद में जब इनके पास पहुंचा तो इन्होंने विस्तृत इसकी जानकारी ली, उसका डायग्नोसिस बनाया, फिर थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा उसकी सारी मवाद निकाली। आज बच्चा वो मरीज बिल्कुल स्वस्थ है, और ऐसे ही इन्होंने एक आहार नली का भी थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके आज नया आयाम ज्ञापित किया। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू में बहुत सारे ऐसी जटिल सर्जरियां होती जा रही हैं, जिससे कि हमें गर्व होता है कि अजमेर में सब संभव है। बस हमें जो सर्जन यहाँ पर है, एनेस्थीसिया की हमारी टीम है, डॉक्टर वीना माथुर मैडम, वीना पटोदी मैडम, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, हमारे उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव, अरविंद खरे जी, हमारे पूरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं, सब इस भरसक प्रयास में लगे हैं कैसे मरीजों का हित करें और उनको स्वस्थ करके घर पहुँचाएँ। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक बच्चे को गोली लग के यहाँ लेके आया गया था इमरजेंसी में। उस बच्चे को हमारे जो शिशु शल्य विभाग, उनकी टीम ने देखा, जिसमें डॉक्टर गरिमा अरोड़ा और उनकी पूरी टीम ने उस बच्चे को भर्ती किया, निरीक्षण किया। पता लगा कि उस बच्चे के गोली लगी है छाती में, जिसकी वजह से पूरे फेफड़े में हवा भर गई थी और सांस लेने में बहुत कठिनाई थी। तुरंत उसको प्राथमिक उपचार देके स्थिर किया गया। स्थिर करने के बाद डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही
तुरंत निश्चित निर्णय किया कि इसका ऑपरेशन होना अत्यंत आवश्यकता है ताकि जान बचाई जा सके। उन्होंने हमारे से तुरंत पूछा, सर क्या करा जाए? मैंने कहा टीम को तैयार करो, एनेस्थीसिया टीम को बुलाएं। खरे साहब को वो तुरंत इन्फॉर्म किया गया, तो उन्होंने पूरी टीम का गठन करके हमारी जो टीम है, शिशु शल्य विभाग, एनेस्थीसिया विभाग, दोनों टीम तैयार हो गई और उस बच्चे के लिए तुरंत ऑपरेशन किया गया। बच्चे की छाती में ट्यूब डाल के हवा निकाली गई। बुलेट कहाँ फंसी थी उसके लिए बड़ी दुविधा में थे, तो सियाम की सुविधा के अनुसार उन्होंने बुलेट को ट्रेस किया और उस गोली को निकाला। आज बच्चा बड़ा स्वस्थ स्थिर है और बच्चा अभी बिल्कुल सुरक्षित हालत में है। इसके लिए हमारी शिशु शल्य विभाग की जो टीम है वो बधाई के पात्र है। पूरी जेएलएन की टीम बधाई के पात्र है। एनेस्थीसिया की पूरा विभाग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ऐसी जटिल सर्जरी हमारे यहाँ पर निरंतर होती आ रही है और होती आएगी। ये जो हमारा पीडियाट्रिक सर्जिकल विभाग है, इसके लिए बड़ी सराहनीय काम किया है। इसके लिए राजस्थान में इनके लिए बहुत ही गर्व की बात है हमें कि इस तरह की सर्जरी अब यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में होने लगी है और सारे सुरक्षित निकलते हैं। धन्यवाद। मेरे में काफ़ी समय से हो रही है। इनफैक्ट अपन राजस्थान में पहले नंबर के मेडिकल कॉलेज थे जहाँ पे स्टार्ट हुई थी, जो 1995-96 के आसपास। उसके बाद में धीरे धीरे बड़े लोगों के आशीर्वाद से हम लोग इसको धीरे धीरे आगे जटिल सर्जरी में इसको उपयोग में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी के साथ साथ जब छाती में यूजुअली जो सारी बीमारियां होती है उसके लिए यूजुअली छाती में चीरा लगा के, रिब्स के बीच में चीरा लगा के उसके थ्रू उसका ऑपरेशन किया जाता था। हम छाती में कैंसर की नली का जो है, जो हमारे पेट से ही संबंधित होती है, तो उसको हम थोरेकोलेप्रोस्कोपिक मानते हैं। और छाती की जो प्रॉपर सर्जरी होती है, जो चेस्ट सर्जरी है या थोरेसिक सर्जरी है, वो थोरेकोस्कोपी सर्जरी में आती है। तो खाने की नली की सर्जरीज हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। पहली बार हमने कोविड के जस्ट पहले हमने खाने की नली की कैंसर की सर्जरी करी थी। उसके बाद में कम से कम 20 से 30 सर्जरी खाने की नली की हम लोग कर चुके हैं। खाने की नली के साथ में अब रिसेंटली जो अभी आज जिन केसेस की बात हो रही है वो है चेस्ट सर्जरी के से रिलेटेड है, जिसमें आपके छाती में एक पेशेंट है जिसके छाती में मवाद पड़ गया था, बच्चा है जिसमें, और दूसरा पेशेंट है जिसमें टीबी का ट्रीटमेंट 2-3 बार लेने के बावजूद भी उनका टीबी का इलाज नहीं हो पाया और उसमें छाती में पानी जम गया और छाती में फेफड़ा उनका कोलैप्स कर गया था। जो पहला बच्चा है वो अब करीबन 15 दिन तक जेके लॉन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। जेके लॉन हॉस्पिटल में जब डायग्नोसिस हुआ कि उनके फेफड़े में मवाद है, तो उन्होंने उसको सर्जरी डिपार्टमेंट में भेजा। वहाँ पे छाती की जो चेस्ट सर्जरी है, सीटी सर्जरी है, सीटी सर्जरी ने उनको छोटा बच्चा है कहकर वापस भेज दिया था। तो उन्होंने वहीं पे पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाया। पीडियाट्रिक सर्जन ने कहा कि छाती के मवाद को हम नहीं निकाल पा सकते हैं, इसलिए वापस वहाँ जाएँ। तो जब 2-3 बार पेशेंट काफ़ी बार घूमा तो वो काफ़ी परेशान हो गया। फिर ये मेरे अंकल है, उनके यहाँ वर्कर कभी रहा हुआ था, तो उनसे संपर्क किया उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक बच्चा है उसकी हेल्प करनी है। उन्होंने कहा आप भेज दीजिए हमारे पास डिपार्टमेंट है अच्छा सारे, हम उसकी हेल्प करा देंगे। आए, इनको हमने बच्चे के डिपार्टमेंट में भर्ती करवाया, जहाँ पे वापस जब पूरा हमने जांच करी, उन्होंने बच्चों के जो डॉक्टर जेपी नारायण उनके अंडर में एडमिट हुआ था, रात को 12 बजे आया था। तो 12 बजे आने के बाद उन्होंने तुरंत उसको एडमिट कर लिया और उसकी जाँच करी। अगले दिन जब उनको देखा उन्होंने कि ये फेफड़े में मवाद है, उसकी वजह से फेफड़ा पूरा कोलैप्स कर चुका है और अब ये नॉर्मल दवाई से और सिंपल ट्यूब जो हम चेस्ट में डालते हैं उससे ये नहीं फूल सकता है। तो उन्होंने छाती की सर्जरी का जो सिटी डिपार्टमेंट है हमारे, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि छाती चीर के हमें और उसमें सारी मवाद निकालनी पड़ेगी और फेफड़े के ऊपर जो मोटी परत जम गई है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसी के लिए वापस जब डॉक्टर जेपी नारायण ने मुझे बताया तो मैंने कहा काफ़ी बच्चा छोटा और छाती चीरना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, जिसकी बाद में रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमने इनका हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र लेके और सर से उनसे उपकरण मांगे। इन्होंने हमें सारे आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए। मैडम से डिस्कस किया, मैडम ने कहा नहीं, बच्चे की सर्जरी जो है उसमें हम पूरा सही करेंगे। मैडम ने उन्होंने लोगों ने बच्चों का पूरा इवोल्यूशन करके कि हाँ इसको एनेस्थीसिया दे सकते हैं, क्योंकि एक ही लंग के ऊपर सांस ले रहा है बच्चा, दूसरा लंग उनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। उसके पश्चात मैडम टीम ने पूरा उसको जब एनेस्थीसिया के लिए यहाँ भर दी, तो हमने उसको छाती की दूरबीन सर्जरी के लिए, जिसमें हम की छाती में चीरा नहीं लगा के हम सिर्फ छेद करते हैं, वो छेद जो जिसमें पहले से ट्यूब डली हुई है मवाद निकालने के लिए, उसी ट्यूब के रास्ते से हम अपनी दूरबीन डालते हैं। उस दूरबीन डाल के छाती के अंदर जितने भी सारे अंग है, जिसमें फेफड़ा है, प्लूरा है, थाइमस ग्रंथि होती है, हार्ट का पार्ट होता है, ये सारे हम देख सकते हैं। उसके ऊपर जो फेफड़े के ऊपर पूरी मवाद और उसकी परत जमी हुई थी, उसमें 2 छोटे और छेद करके उसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट चले जाते हैं। उसको पूरी जो परत थी उसको पूरी को परत को उतार दिया और बच्चे का फेफड़ा, लेकिन क्योंकि इतने लंबे समय से वो काफ़ी कोलैप्स रहता है, तो उस कोलैप्स की वजह से उसमें वापस फूलने की क्षमता कम होती है। लेकिन बच्चे के परिजनों ने भी अच्छा सहयोग किया और उन्होंने अच्छी एक्सरसाइज कराई। तो पहले और बाद में जो एक्सरसाइज होती है छाती के, वो काफ़ी सहयोग करती है। उसके बाद में फेफड़ा उनका मरीज़ का फूल गया और आज बच्चा अभी सामने आपके बैठा है, वो भी आपको दिख जाएगा, पूरी तरह स्वस्थ है। दूसरा मरीज जो था उसमें टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था, करीबन 2 से 3 साल से टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसमें 2 बार वो टीबी का ट्रीटमेंट ले चुके थे।
लेकिन उसके बावजूद टीवी सही नहीं हो रही थी और बीच में सही हुए थोड़े दिन वापस हो जाती थी। तो जब टीवी चेस्ट वाले स्पेशलिस्ट हमारे उन्होंने देखा, डॉक्टर नीरज गुप्ता और डॉक्टर मुकेश ने देखा, तो उन्होंने देखा कि पेट में छाती में उनके पानी भर गया और एक साइड से फेफड़ा पिचक गया और दूसरा उनकी राइट साइड में रिब के नीचे भी इन्फेक्शन हो गया टीबी का। तो उन्होंने हमारे पास भेजा उसको कि आप थोरकोस्कोपी से कर रहे हो तो इनका भी थोरकोस्कोपी से एक बार ट्राई करो आप, क्योंकि उन्होंने ट्यूब डाल के पहले ट्राई कर चुके थे, बट ट्यूब डाल के वो आधा ही फूला, फेफड़ा पूरा नहीं फूला। तो इनको भी मैडम को दिखा के हमने एनेस्थीसिया के लिए पूरा फिटनेस मांगी। मैडम ने सारा सहयोग करके उनको आगे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने में क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक ही लंग से सांस ले सकते हैं और दूसरा मरीज को पहले से 2 बार टीबी हो रखी है तो उसको काफ़ी फेफड़े काफ़ी कमज़ोर होते हैं और ऊपर से हम जब ये सर्जरी करते हैं तो उसमें जो गैस जाती है हमारी, वो गैस भी उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी और जिसकी सारा मैनेजमेंट एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट करता है। और उसमें एक लंग को फुलाना और एक लंग को कोलैप्स करना, ये टेक्निक होती है मैडम की, डबल DLT नाम से एक टेक्निक होती है, जिसके सारे उन्होंने उसको एनेस्थीसिया देते हैं और वो मरीज़ भी अब पूरी एक्सरसाइज करके अब धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ है। दूसरी जो रिब की सर्जरी हुई इनकी, उसमें भी पूरी तरह से स्वस्थ है। खाने के लिए जो कैंसर है वो हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। वो सारे मरीज जितने भी है अभी, पहले हम सारी छाती चीर के और पेट चीर के ही करते थे, अभी वो सारे ऑपरेशन हम कर रहे हैं। आज उसके बारे में विस्तार से नहीं बता रहे क्योंकि सारी जो बात है वो सारी छाती की सर्जरी ही चल रही है। और खाने की नली है उसमें हम नियमित रूप से, सिर्फ राजस्थान में एकमात्र मेडिकल कॉलेज है हमारा जिसमें छाती की सर्जरी की, जो खाने की नली की सर्जरी दूरबीन द्वारा की जा रही है। और थोरकोस्कोपी सर्जरी जो है सिर्फ एम जोधपुर है जहाँ पे रेगुलर हो रही है। इसके अलावा किसी भी मेडिकल कॉलेज में, राज्य सरकार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पहला मेडिकल कॉलेज है अजमेर जहाँ पे नियमित रूप से छाती की सर्जरी की दूरबीन से सुविधा मिल रही है। एक्चुअली 2 बातें हैं। एक तो ये कि बच्चा जो है वो गोली लग के आया है और छाती से होते हुए पेट में गई है, मतलब क्या क्या ऑर्गन्स डैमेज करें हैं वो तुरंत से अपन पता नहीं लगा सकते। ऐसी कंडीशन में या तो अपन कोई मेजर बड़े टेस्ट करें, CT स्कैन करवाएं, उन सब में काफ़ी समय लगता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन को निर्णय तुरंत लेना होता है, क्योंकि CT स्कैन में ले गए तो बच्चा फर्दर उसका हालात सीरियस हो सकता है। तो काफ़ी रिस्क लेते हुए, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हमें ऑपरेट करना पड़ता है कि अंदर क्या मिलेगा पता नहीं है, तो जो भी उससे डील करना है। तो ज़रूरत थी ये तो पता चल गया था, क्योंकि छाती से पेट में गई थी और पेट में आंत फटी हुई है ये पता चल रहा था, इतना पता चल रहा था। इसके अलावा क्या अंग डैमेज है वो कुछ जानकारी नहीं थी। तो पेट जब खोल करके हम लोग को फिर लेप्रोटमी जिसको बोलते हैं वो करा, तो इनिशियल एक्चुअली में हमको जो गोली जहाँ से चली है उससे अंदाज़ लगा करके जहाँ पर हमें मिल जाएगी उस पूरे हिस्से को हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि डैमेज कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके बच्चे के हमारे को इनिशियली जहाँ से चली है वो हिस्सा पता चला, लिवर से होती हुई आई वो देखा। फिर ढूंढते इसकी जो गोली है उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हुआ। जैसे एब्डोमेन, पेट खोलते ही गोली नहीं मिली उसकी, उसका लोकेशन समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय सियाम के अंदर हम लोग देखते हैं, OT के अंदर ही सियाम होता है, एक तरह का एक्सरे मशीन है, जो मोबाइल एक्सरे मशीन है जो OT में काम आती है, उससे ट्रेस किया कि गोली कहाँ है। उसमें भी ऐसे अंदाज से तुरंत नहीं पता चलता, अपन को कुछ उसमें मार्कर्स लगाने पड़ते हैं कि जैसे कुछ अपन ने इंस्ट्रूमेंट रखा वो कहाँ दिख रहा है, बच्चे का वर्टेब्रा किधर है, गोली वर्टेब्रा के पीछे है कि आगे है, राइट में है कि लेफ्ट में है। इस तरह से अंदाज़ लगा करके फिर अंदाज़ लगाया गया कि किस ऑर्गन के पीछे हो सकती है, क्योंकि ऊपरी तौर पर नहीं दिख रही थी। तो फिर ढूंढना पड़ा, जैसे किडनी है वो पीछे का ऑर्गन है, पैनक्रिया जो है वो पीछे का ऑर्गन है। इसी तरह जो डुओडेनम है ये पीछे का हिस्सा होता है, मतलब ऊपर की सब आंतें हटाकर फिर पीछे से सभी हिस्सों को उठाते हुए फिर हम नीचे कहीं जा कर के इस गोली को पा पाए, जो बहुत रेयरेस्ट एरिया है जहाँ पर गोली जा कर के टिक सकती है। तो वो पूरा डुओडेनम के चौथे हिस्से में हमें जाके मिली, उसको निकाला। वहाँ पे तो डैमेज था ही सही, अभी उसको उल्टा ट्रेस करते हैं कि वहाँ से जहाँ से चली है और जहाँ आई है उसके बीच में जितने भी हैं उनको पूरा प्रॉपरली माइन्यूटली चेक करना पड़ता है कि वहाँ क्या क्या डैमेज हुआ होगा। फिर वो डुओडेनम के एंटीरियर हिस्से को भी देखा कि कहीं वहाँ पे कहीं कोई डैमेज ना हो, वहाँ से होती हुई आई हो तो, या हो सकता है पैनक्रिया उसके बिल्कुल पास में उसमें से होती हुई आई हो, कुछ बोल नहीं सकते ना। तो पैनक्रियास प्रॉपर चेक करके डुओडेनम का आगे का हिस्सा पूरा चेक किया, तो आगे की वॉल में भी क्षतिग्रस्त था, फिर वो भी रिपेयर किया अपन ने। फिर उसको फर्दर पीछे ट्रेस किया, तो फिर गॉल ब्लैडर वाला हिस्सा चेक किया अपन ने, लिवर पूरा चेक किया। गॉल ब्लैडर में भी छेद था आगे पीछे दोनों तरफ और बुरी तरह डैमेज था गॉल ब्लैडर, तो उसको हटाया। फिर लिवर के नीचे जो डैमेज था जहाँ से खून बह रहा था उसको चेक करके वहाँ पे हमें ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप करनी पड़ती है, स्पेशल कॉटरीज यूज़ होती है, उससे स्टॉप करना पड़ता है। कुछ चीज़ें लगाते हैं कि ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जाए बच्चे की। फिर वो थोड़ी देर रुक कर देखना पड़ता है, पूरा चेक करा पूरा अच्छी तरह से। इस तरह से उसको पूरा अपन को 100% होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बच्चा दूसरा चांस नहीं देगा अपन को।
तो वो सब चीज़ें रिपेयर करके जो रिक्वायर्ड था सब करके फिर आईसीयू में शिफ्ट किया बच्चे को। अभी स्टेबल है बच्चा। ये फायर कैसे होना बताया परिजनों। दादा काफ़ी एजड हैं, तो वो कुत्तों की साउंड से गुस्सा हो रहे थे, तो वो एयरगन लेकर के आए, उन्होंने कुत्तों पे फायर किया और वो रिवर्ट होकर के गोली बच्चे को लग गई। मतलब किसी पत्थर से टकरा के रिवर्ट होके आई और बच्चे को लग गई। एक्सीडेंटल था। क्या एज है मैम बच्ची की? बच्ची की 4.5 5 साल करीब का बच्चा है। कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस पूरे ऑपरेशन में? काफ़ी इसमें हम लोग को, बिकॉज एक तो इमीडिएट हम लोगों को डिसीजंस लेने पड़े कि जैसे बच्चा आया अभी लो है, सीरियस है। फिर ये मेजर रिस्क ये होता है कि आप बिना प्रॉपर जानकारी के अंदर क्या क्या डैमेज है अंदर जाओ है। तो ये एक तरह का पूरा ये ऐसे शेर की मान में जाने जैसा है कि जो होगा वो अंदर से डील करना पड़ेगा। तो मगर उसके अलावा रास्ता नहीं था, तो वो एक स्ट्रगल था। दूसरा प्रॉब्लम आया इसकी गोली को लोकेट करने में, क्योंकि आराम से पेट में दिखी नहीं वो खुलते ही। जैसे पेट में लगी और ऐसे दिख जाती तो निकाल ली अपन ने, ऐसा नहीं था। वो इतने अंदरूनी अंग के अंदर थी कि उसको ढूंढने के लिए हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। पूरा हमारी एनेस्थीसिया टीम उसमें पिच भी ज़्यादा था, तो उसमें ट्रेस करना थोड़ा इतना आसान नहीं होता। पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करने में कितना समय, कितने घंटों का समय? करीब 3 से 4 घंटा लगा हमें।